बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को अगर देखें तो निगरान वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने के हम ख्वाहिशमंद हैं। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्ररा मुद्दत जो बता रही है उससे मंजरनामा बहुत दूर का दिखाई देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि 4 महीने हमें सिर्फ हल्का बंदियों में चाहिए, जो डिजिटल हल्का बंदियाँ होंगी वो हल्का बंदियाँ की जाएंगी। नए ब्लॉक्स का इजाफा होगा, नए ब्लॉक्स का इजाफा होने से नई नशस्तों का भी इजाफा होगा, तो इस वजह से उनकी मुकर्ररा मुद्दत कुछ और है। निगरान वज़ीर आज़म की मुकर्ररा मुद्दत कुछ और है, साबिक़ वज़ीर आज़म की मुकर्ररा मुद्दत कुछ और है, और अवाम को मुकर्ररा मुद्दत का अभी तक इदराक ही नहीं है कि मुकर्ररा मुद्दत कितने अरसे के ऊपर मुहीत हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी मंजरनामे में अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड महंगाई हो रही है, और इस महंगाई के तनाजुर में शहर शहर एहतजाज भी हो रहे हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने आज एहतजाज किया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और जमात इस्लामी ने मौजूदा निगरान हुकूमत को PDM का ही तसलसल बयान किया। लेकिन हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस से किस तरीके से निकला जा सकता है। हुकूमत गई और हुकूमत जाने के बाद निगरान हुकूमत आई तो कुछ पुराने केसेस जो रुके हुए थे क्या वो दोबारा खुलने जा रहे हैं, दोबारा खुल रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है। जो पहले से केसेस चल रहे हैं वो किस तरीके से चलेंगे। निगरान हुकूमत जो है ये मुआशी मंजरनामे के ऊपर ज़्यादा नज़र रखेगी या फिर कानूनी मंजरनामे के ऊपर रखेगी, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या है और आने वाले दिनों में के अंदर क्या तब्दीली देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सब 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर है। अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हुकूमत का या सियासत का या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर ही है। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान जिस कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें दुश्मन को शिकस्त फाश होगी। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके से तल्लक रखता हो, किसी भी ग्रुप से तल्लक रखता हो, किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो, किसी भी मज़हब से तल्लक रखता हो, उसको इसमें शिकस्त ही होगी। क्योंकि पाकिस्तान से आगे हमें कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और चीज़। अब करते हैं बात पाकिस्तान की सियासत पर। देखें, आज वज़ीर इत्तलात ने एक बात तो क्लियर कर दिया यासर, आज उन्होंने तमाम लोगों के जहन से एक बात निकाल दी है कि आप ये समझें कि चीज़ें कोई सस्ती होंगी, नहीं होंगी। आप ये समझें कि सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप ये समझें कि हम फौरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ कर देंगे, उनका ऐसा नहीं है। हमें IMF के मुआहिदों के मुताबिक अपने आप को लेकर चलना होगा। और ये कोई कहे कि पेट्रोल महंगा लेके हम सस्ता बेच दें, कोई चीज़ महंगी लेकर हम सस्ती बेच दें, तो ऐसा नहीं। हम यहाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़ात की नफ़ी कर सकते हैं, हम भी सादगी अपनाएंगे, बचत करेंगे, सारा कुछ होगा। अच्छा, ये तो बचत करेंगे, वो जाते जाते कई करोड़ों का खाना खा गए, सबका हुकूमत वाले, सारा कुछ हो गया। क्या सर, इस वक्त ये तो बहस ही नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर ये बहस चल ही नहीं रही। मुल्क के अंदर सियासी जमातें तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही कि हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, हमने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना है, हमने मुल्क के मुआशी हालात के लिए क्या करना है, हमने मुल्क के लिए क्या करना है। या सर, ये कोई एक मुझे बता दे जो सोच रहा हो, कोई एक सियासी जमात मुझे बता दे, किसी एक सियासी जमात का मुझे बता दे। यहाँ पर सब इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए हैं, किसी को गरीब से तल्लक नहीं है। गरीब भूखा मर जाए, गरीब के पास रोटी है कि नहीं है, गरीब के पास खाने को कुछ है या नहीं है। मैंने आज वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची रोती हुई कह रही है पश्तो में कि मेरा बाप मर गया है और मेरा भाई छोटा मुझसे भूखा है, खाने के लिए मांग रहा है। उस बच्ची की उम्र कितनी है? 11 साल। इसके मतलब कोई हुक्मरान नहीं सोच रहा। तो आज की खबर ये भी है कि एक शख्स ने फंदा ले लिया और 2 ख़त लिखे हैं, एक अपनी बीवी के नाम लिखा और एक अपने दोस्तों के नाम। बीवी को ये लिखा कि मैं मजबूर हूँ, और दोस्तों को ये लिखा कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकता, इसलिए जान का छुटकारा हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को तंग ना करना। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये बात किसने सोचनी थी? ये बात इन्होंने सोचनी थी। इन हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी, इन सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी। हर कोई जीवे बस जिंदाबाद मुर्दाबाद इस पे लगे हुए हैं। इसको गिरा दो, इसको खड़ा कर दो, इसको बिठा दो, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, इस पे लगे हुए हैं। आज जाके आप आम आदमी का हाल तो देखें, वो भूख से मार रहा है। आम आदमी को जाके पूछें, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैंने कोई सानिया किया है, क्या मैं मुजरिम हूँ, क्या मैंने इस मुल्क को लूटा है,
डॉलर आपकी पहुंच से दूर है, पेट्रोल आपकी पहुंच से दूर है, मुर्गी का गोश्त आपकी पहुंच से दूर है, आटा आपकी पहुंच से दूर है, सब्जी आपकी पहुंच से दूर है, उसके अलावा फल खाना नायाब है, छोटा गोश्त मटन आप नहीं खा सकते, सफर महंगा आप नहीं कर सकते, सादा सफर आप नहीं कर सकते, वैगनों में सफर करना मुश्किल हो गया है, दुकान पर ग्राहक नहीं है, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, लोग अपने बच्चों के सामान को बेच रहे हैं, बस्ते बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं। क्या हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? हम इन किताबों को बेचकर, इन बस्तों को बेचकर कम से कम इनका पेट तो पाल लें। ये हो रहा है यासर, ये हो रहा है। आज जाके आप अस्पतालों के बाहर, आप उन प्राइवेट क्लिनिकों के बाहर जाके देखें जहां पर खुफिया तौर पर गुर्दे बेचे जाते हैं, वहां पे जाके देखें कितने लोग वहां मौजूद हैं जो अपने गुर्दे तक बेचने के लिए आए हुए हैं कि कम से कम हमारे घर का सिस्टम चल सके, कम से कम मेरे घर के बच्चे तो भूखे ना मर जाए, मैं अपना एक गुर्दा किसी को दे भी दूं। ये आलम हो चुका है। और तो और किसकी हम क्या बात करें यासर, इस पाकिस्तान में सियासतदान सिर्फ सियासत के मज़े लूट रहा है, इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, किसी को गर्ज नहीं है आम आदमी की। मुझे मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे जो हमारे आर्मी चीफ सिबा सलार हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान को कायम रखना है, इसको तरक्की की राह पे लेके जाना है। हम इस बात पे उन्हें सलूट करते हैं, लेकिन ये सियासतदान जो है ये क्या कर रहे हैं? इनके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती? इनके मुंह में ये बात क्यों नहीं आती? ये बात क्यों नहीं करते? ये पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते? यार क्यों नहीं सोचते इस पाकिस्तान का? अब मैं आपको सियासी मंजरनामे पे ज़रा चलते हैं। इस तरह हम करते रहेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी यासर। दिल दुखता है, दिल खून के आंसू होता है। ये आजकल बड़ा शोर मचा हुआ। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने एक लाहौर में मीटिंग की है यूथ से, और उनके तैयारी पकड़े मियाँ नवाशी साहब आ रहे हैं। शबाशी साहब ने कहा कि सितंबर के वस्त में आ रहे हैं। चले मैं आपको डेट दे रहा हूँ, नवाशी साहब सितंबर में नहीं आ रहे। यासर साहब नोट कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो रहे, उस वक्त सारे लोग कहते थे अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सादी सी चीज़ है। ख्वाजा आसफ क्लियर कर गया था, उसके बाद पर्दा डालने की कोशिश की गई। मुझे एक बात है, जिसका सगा भाई 1.5 साल इक़्तिदार में रहा हो, और मियाँ साहब उन इक़्तिदार के दिनों में जब सब कुछ उनका अपना हो, पाकिस्तान ना आए, जब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से ऑफर हो कि अपने त्यारे में लेकर आता हूं, फिर भी मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, तो अब तो इक़्तिदार में उनका सका भाई नहीं है। अच्छा, हाँ, उनके चाहने वाले बहुत से लोग हैं। इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि जब मरीम नवाज साहिबा वहाँ से आई थी तो ढोल की थाप के ऊपर रक्स करते हुए उन्हें वहाँ से रुखसत किया गया था। तो उन्हीं लोगों से दोबारा राबिता भी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि 21 सितंबर को आपने 250 से 300 जो लोग हैं वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर जमा करने हैं, हमने मियाँ साहब को रुखसत करना है। तो ये ड्यूटी लगाई गई है उनकी, और 21 सितंबर की तारीख दी गई है। चलें 21 सितंबर को अगर हमारा प्रोग्राम हुआ तो हम भी देख लेंगे। मैंने तो आपको कहा है कि 1.5 साल जिसके भाई की हुकूमत रही हो और वो अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान ना आया हो, तो अब तो उसके भाई की हुकूमत नहीं है। अब वो किस तरह पाकिस्तान आएगा? अब उसको कौन सी ऐसी तसल्ली आ गई है जो भाई की हुकूमत में नहीं थी? वो जीरो रिस्क क्या हो चुका हुआ है या नहीं हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अब कौन सा ख्वाजा आसफ कहता नहीं है जीरो रिस्क अभी तक नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हो गया है। अब आप बात किसकी मानेंगे, ख्वाजा आसफ की, राना सनाउल्लाह की? बता देना किसकी बात मानेंगे। बड़ी क्लियर सी बात है, मैं आपको बता दूँ सितंबर में तो नहीं आ रहे। केस खोल रहे हैं दोबारा से? हाँ, ये केस तो खुल भी रहे हैं। 4 इंक्वायरियाँ जो चल रही हैं यासर साहब, वो 4 इंक्वायरियाँ देखी हैं आपने जी? चारों किसके दौर की हैं? इनके दौर की हैं। चारों इंक्वायरियाँ इनके दौर की हैं। और अब फिर शाहिदा खान अब्बासी ने जो बात कह दी है, उसने कहा है हर बिल की मंजूरी पे सुनवाई है कि 5-5, 6-6 करोड़ रुपया अरकान असम्बली को दिया गया है। यहाँ पर भूख से लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बच्ची फीस मांगती है, बाप उसे सिबा कर देता है कि फीस के पैसे नहीं है। लोग यहाँ पर माँ और अपने आप को जहर देने के बाद बच्चों को जहर दे देती है, अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिदा खान अब्बासी कह रहा है। किस बात का है? ये मुस्लिम लीग नून के हैं। ये कि वो भी तो इंक्वायरी शुरू होने लगी ना आटा स्कैंडल की। आटा स्कैंडल इनके दौर में था भाई। मोटरवे की ज़मीनें खरीदना इनके दौर में था भाई। स्टेट ये बैंक के जो
डॉलर्स के मामले में इनके दौर में थे भाई। लगता है दस्ते शफकत उठ चुका है। नहीं, दस्ते शफकत उठा या नहीं उठा, एहतसाब तो होना चाहिए, चाहे वो राना अजीम हो, चाहे यासर रशीद हो, चाहे वो कोई भी हो, एहतसाब तो होना चाहिए यासर, और सख्त एहतसाब होना चाहिए। अगर ये सख्त एहतसाब नहीं होगा तो फिर आप जहन में रखिएगा, फिर पाकिस्तान की मुआशी हालत नहीं बदल सकती, पाकिस्तान की सियासी हालत नहीं बदल सकती। अगर आपने बैलेंस नहीं, मैं कह रहा एहतसाब होना चाहिए किसी का भी, जिसने लूटा है, जहां से लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर अब भी एहतसाब ना हुआ तो फिर कभी एहतसाब नहीं होगा। अच्छा राना साहब, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर होंगे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये मुकर्रर मुद्दत कौन सी है और नवाज शरीफ साहब किन बुनियादों पर वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, ये भी आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। जो मेरे पास एक नाकस सी इंफॉर्मेशन होती है या मेरे पास जो इतला है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कौन हो सकते हैं? मुमकिन कौन हो सकते हैं? मुमकिन अभी वक्त देखें, अभी वक्त बड़ा तब्दील होना, बहुत कुछ तब्दील होना। वो ये कहें कि वक्त देखें, अभी हो सकता है नवाज शरीफ हो। वो कहते हैं ना, मैं तो जो बात कह रहा हूँ, जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन बाकी चीज़ें होंगी, आपके सामने आ जाएगा। हमारी तो बहुत सी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो के भी जो होती हैं वो गलत साबित हो जाती हैं। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे? नहीं, अभी मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए तो अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब का वो प्रोग्राम देख लें जिसमें उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके पास तो भी हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, उनके पास तो 2 अपीलों का हक है, मियां नवाज शरीफ के पास तो अपीलों का हक खत्म हो गया। किस तरह आप कहते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसे हो गए, एक जैसा हमारा हो गया मैयार? ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। तो अगर उन्हें यह यकीन होता कि इलेक्शन लड़ने के अहल हैं तो फिर अब उसके बाद ज़हन में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को ना तो कोई इलेक्शन कमीशन का कोई आइनी चिक उसे मुस्तरद कर सकती है और ना कोई और। हाँ, अगर आप 2/3 अक्सरियत से असम्बली के अंदर दोबारा कोई कानून बनाते हैं या उस फैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं और फिर कोई बेंच, उससे बड़ा बेंच जो है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ आपको कोई हाथ देता है तो फिर जाके आप किसी तरफ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये राय रखते हैं कि 184(3) का जो मामला है वो सादा कानून साजी से तब्दील हो सकता है और उसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अभी हुआ तो लेकिन अभी हुआ है? कौन सा हो गया तब्दील? वो तो उन्होंने कानून साजी तो कर ली ना सर, नहीं कर ली तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसके बाद आया ना। वो उसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान नहीं बनता। उसमें कानून साजी अगर आपने करनी है तो वो सादा कानून साजी इसलिए नहीं हो सकती कि दूसरों को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा हुई है, उन्हें आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत सज़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो बेनिफिशरी तो हो सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसलिए बेनिफिशरी नहीं है कि उनके केस के अंदर आर्टिकल जो है वो आईने पाकिस्तान का है। मैं तो आपको कह रहा हूँ मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, मियां नवाज शरीफ सितंबर में नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी यही शोर मचा रहेगा। क्या आज मरीम साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा कि मियां साहब सितंबर की 21 तारीख को जो आप डेट दे रहे हैं उस दिन आ रहे हैं? आज तो नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तैयारी करें, बस आ रही है। तैयारी तो 1.5 साल पहले भी कह रही थी। तैयारी तो वो जब भी सुने वो कहे तैयारी करें मियाँ साहब आ रहे हैं, तैयारी करें मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब आना चाहिए, मियाँ साहब का मुल्क है, मियाँ साहब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म रहे, मियाँ साहब की पार्टी है, उनको आना चाहिए। लेकिन मैं फिर सवाल, मेरा एक ही सवाल है ना, बड़ा सिंपल सा, 1.5 साल उनके भाई की हुकूमत थी, वो नहीं आए। अब उनकी भाई की हुकूमत नहीं है तो आप किस तरह के तसव्वुर कर सकते हैं कब वो आएंगे? अच्छा राना साहब, ब्रेक पे अगर जाना है तो उससे पहले एक सवाल ये कि क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कितने बड़े नाम जो वफाकी काबीना में शामिल रहे वो केसेस भुगत रहे होंगे या पाबंदी सलासिल होंगे? देखिए यासर, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो इतला है वो 16 से 17 बड़े नाम 16, इनमें वफाकी वज़रा, साबिक़ वफाकी वज़रा भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी है, ये शिकंजे में आने वाले हैं। वो निगरान काबीना से भी चलें, अभी निगरान काबीना की बात ना ही करें, काफ़ी दिन अभी तो हनीमून शुरू हुआ है, थोड़ा दिन तो गुजरने दें। लेकिन यासर, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा यासर, में ये 4-1 मिनट की मैं ये बात करना चाहूँगा, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बात यह है कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, वो एक ऐसा ख़ानदान है जिस ख़ानदान के मतलब हम कह सकते हैं कि इनका सियासत में एक रवादारी का सिलसिला है और पूरी उम्र इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि जितनी शराफत की सियासत इन्होंने की है,
इतनी शराफत की सियासत बहुत कम लोग करते हैं। अब उन पर इल्ज़ाम झूठे हैं या सच्चे हैं ये तो तफ्तीश में ही पता चलेगा, ये तो अदालतों से ही पता चलेगा। लेकिन उमर के जिस हिस्से में हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं समझता इस पाकिस्तान की खिदमत की है, उनके साथ अब बहुत सी सियासी मामलात पे ज़्यादती हो रही है। और साबका हुकूमत ने अपना गर्ज निकाला, साबका हुकूमत ने उनके साथ ज़्यादती की, साबका हुकूमत ने बहुत से मुकदमात बनाए। अब परवेज़ लाई के साथ ऐसा होना, मैं समझता हूँ कि एक यासर बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा साहब, एक सवाल है, कुछ दिन पहले तक जब तक हुकूमत बैठी हुई थी तब तक निगरान हुकूमत को तो कोई बात कर नहीं सकते थे, वफाकी हुकूमत के ऊपर मलबा था कि वफाकी हुकूमत ये सब कुछ करवा रही है। तो अब वो जब हुकूमत जा चुकी है तो अब क्या समझें कि ये निगरान हुकूमत का हाथ है इसमें? नहीं, देखें, मुकदमा दर्ज हो चुकी है ना, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, टीमें आपकी मौजूद है। अभी तक मुझे बताएं कौन सी मेजर तब्दीली हुई है? चले, हुकूमत तो तब्दील हो गई, क्या आपको इंतज़ामी ओहदों पर कोई तब्दीली नज़र आई? क्या आपको इंतज़ामी ओहदों पर कोई बड़ी शख्सियत की तब्दीली नज़र आई है? कोई ऐसा शख्स जो तब्दील हुआ हो, कोई बड़ा ऐसा शख्स कि जिस पे आप कहें कि इससे इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे, इससे बाकी मामला ठीक हो जाएंगे, इससे इंतकाम की सियासत ख़त्म हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इन मौजूदा हालात में एक होने की और अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देने की, और सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इस मुल्क से दहशतगर्दी के हाथ में, इस मुल्क से तफरकाबाजी, इस मुल्क से नफ़रत ख़त्म करने में पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए। और जो ये मुकदमात हैं ना, मैं वो कह रहा हूँ कि इन मुकदमात में से जहाँ तो करप्शन हुई है वहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए, कोई शक। लेकिन जिस चौधरी परवेज़ लाई को आप और मैं जानते हैं, उस चौधरी परवेज़ लाई की हिदमत बहुत है। पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के लिए कोई किसी घर से आवाज़ उठती है तो वो चौधरी के घर से उठती है ना यासर। और ये वो लोग हैं जिनकी रवादारी, ये वो लोग हैं जिनकी वफ़ादारी, ये वो लोग हैं जिनके मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी सियासत की है। तो मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहता था, चूँकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ हालात सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मेरिट्स के ऊपर केसेस को अगर देखा जाए और किसी की खदमात हैं तो उसको उसके मुताबिक भी ट्रीट किया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे और बिलखुसूस कानूनी मंजरनामे पर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो आप सबके सामने है। निगरान काबीना तश्कील पाई जा चुकी है, अब उसके रोज़मर्रा के उमूर होंगे और आने वाले दिनों में वो कितने अरसे तक मुसल्लत रहती है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। आप कोई भी सियासी पंडित ले आएँ, आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से ये पूछवा लें कि ये कब तक निगरान हुकूमत बैठेगी, किसी को इल्म नहीं है। और ये तमाम जो सवाबदीद है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जो ये समझता है कि उनके आर्टिकल 55 के तहत जब मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो नई हल्का बंदियाँ करवाना पड़ती हैं। अब नई हल्का बंदियों के लिए कितना अरसा वो लेंगे ये किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि 4 महीने का वक्त दिया गया और 4 महीने के बाद अगर आप किसी से ये पूछ लें कि क्या फरवरी और मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तो किसी की तरफ से जवाब नहीं आता। जो भी बातें की जा रही हैं मफरूजात की बुनियाद के ऊपर की जा रही हैं, लेकिन क्या आइन की कोई भी ऐसी शिक है जो 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को ले जाने पर मजबूर कर सकती है या वहां पर रिलीफ दे सकती है? अगर देखा जाए तो किस तनाजुर के अंदर ये आर्टिकल 254 का हवाला दिया जाता है तो किस तनाजुर में वो रिलीफ फराहम कर सकता है? दीगर केसेस के ऊपर भी बात की जाएगी। माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शुएब शाहीन साहब, ये बता दीजिए, एमरजेंसी का नफाज हो, मुआशी एमरजेंसी हो, या कौन से ऐसे हालात हों जहां पर आर्टिकल 254 का नफाज हो सकता है या फिर 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जा सकता है? देखिए, इलेक्शन का इल्तवा तो किसी सूरत आइन की कोई दफा आपको इजाजत नहीं देती। आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 224 में यह भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन से मुताल्लिक की जो आर्टिकल है और इलेक्शन का मुताल्लिक आर्टिकल 218 भी है। आर्टिकल 224 जो डेडलाइन देती है वो एक्सपायरी ऑफ टर्म पे 60 डेज और डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली पे 90 डेज।
विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, और कोई और तरीकाकार कुछ भी उसमें नहीं है। लेकिन 254 भी इलेक्शन से मुताल्लिक नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि अगर कोई रीजनेबल एंड लॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन हो और कोई काम विद इन टाइम होना हो, और वो विद इन टाइम अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो वो आप सब्सिक्वेंटली अगर हो गया तो मेयरली ऑन दैट ग्राउंड कि वो एक विद इन टाइम नहीं हुआ तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस वजह से नहीं हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं इनको प्रोवाइड करती, इजाजत देती कि ये मजे से कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ते चले जाए और गैर आईनी लोग वहां बिठा दें। ये आइन की रूह नहीं है। आइन की रूह ये है कि कोई भी उमूर ममलिकत वो मुंतखब नुमाइंदों के अलावा कोई अंजाम नहीं पा सकता। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ की जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की आप उठाएं, उसमें लिखा हुआ है इवन जो इंटरम सेटअप वाले होते हैं वो तो इवन पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ की रिपोर्टेड जजमेंट है। ये जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर था ये क्या था हजार खान खुसरो की फैसले के उन फैसलों के खिलाफ जब वो इंटरम सेटअप में थे, एक केयरटेकर सेटअप में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। लेकिन ये तो सारा साल ये शोर मचाते रहे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जी इमरान खान ने 2 सूबों की असम्बलियां क्यों डिसॉल्व करा दी। भाई वो असम्बलियां आई, आपको इजाजत देता है, असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये 3 दिन पहले कौन सा तुक बनता है, वहां तो चलो रीजनिंग थी, लॉफुल जस्टिफिकेशन थी, पॉलिटिकल रीजन थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और आप खुद दावत देते रहे, कौम के सामने वादा करते रहे कि 2 सबने डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन ले लें। तो आप 3 दिन पहले डिसॉल्व कर रहे हो। पहले तो आप ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म जो आप कहते हो मुद्दत पूरी हुई, मुद्दत तो पूरी आपने नहीं होने दी, अब उसके ऊपर आपको इलेक्शन करा देना चाहिए था 60 डेज। अच्छा शुएब सिंह साहब, ये तो हम सुन रहे हैं, पहले दिन से सुनते आए हैं और इस पे अमल होता है या नहीं होता ये आपको पता, मुझे पता है। 22 तारीख को बड़े अहम तरीन केसेस लग रहे हैं। कप्तान की बेल भी है, उसके बाद नैब के केसेस के हवाले से जो है वो भी है, और वॉल्यूम 10 के हवाले से भी है। क्या नज़र आ रहा है कि अफवाहों का रुख तब्दील हो रहा है, केस लग रहे हैं या केस लगवाए गए हैं? कुछ लोग अपने आप को मुकम्मल क्लीन चिट दिलाने के लिए, और किसी जगह आपको किसी की बेल होती नज़र आ रही है? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आइन है लेकिन बेआइन मुल्क बना हुआ है। हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली मुअत्तल हैं। हमारे मुल्क में जमहूरियत है लेकिन नाम की जमहूरियत भी बाकी नहीं रही। हमारे मुल्क में इदारे हैं लेकिन वो इदारे अपने काम के अलावा सभी कर रहे हैं। और उसके बाद अब मैं अगर आऊँ तो ये कुछ भी हो सकता है। इस वक्त हमारे मुल्क, हमारे मुख्तदर तबके और हल्के इस वक्त हलकान हो गए हैं इमरान खान की मकबूलियत को कम करते करते करते। अवाम है कि उसकी मकबूलियत में इजाफा किए चले जा रहे हैं। अब अगर इनको खतरा ना होता, इसके बावजूद 9 मई के बाद जिस तरह उखाड़ पछाड़ की है, जिस तरह किंग्स पार्टियां बनाई हैं और जिस तरह बंदे तोड़े हैं और अभी भी उठाए जा रहे हैं, उधर से मोहसिन लगारी को उठा लिया, जुल्फकार खोसा को उठा लिया गया, हमें पता चला कि जखड़ को भी उठा लिया गया। तो ये अब सबसे ज्यादा जुल्म जो है अब वो उधर शुरू कर दिया है सराइकी इलाके से। अब मसला सिर्फ ये नहीं है, इनको अगर नजर आ रहा होता कि ये इलेक्शन मुकाबला भी कर सकते हैं, ये 60 डेज में कराते हैं, ये 90 डेज में कराते हैं। इनको ये नजर आ रहा है सभी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पावर दी क्यों अगर इनकी बदनीयती नहीं थी। 6 महीने ये कहते रहे कि जनाब CCI हम नहीं बुलाएंगे, पिछले उसके मतलब शुमारे पे हमने इलेक्शन कराने, वो नहीं कराए। अब वो अदलिया को इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में डाल दिया। अब यहाँ तक ये सूरत हाल है कि हम बतौर वकील का हम गए मिलने के लिए, और उससे पहले भी गए हैं। जो ही हम जाते हैं हमारे खिलाफ यहाँ पर FIR कट जाती है, यहाँ में इजाजत थी। कल 3 घंटे की हेक्टिक एफर्ट्स के बाद सिर्फ एक वकील को इजाजत थी कि आ सकते हैं, और पिछले 14 दिन के अंदर सिर्फ 2 वकील 1-1 घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए मिले। ये है टोटल इनकी फाशिज्म। 22 अगस्त को क्या देख रहे हैं? देखिए सर, 22 अगस्त तो अब ये डिपेंड करता है। सिंपल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेइंतहा प्रेशर है, अदलिया पीछे हट गई है। अदलिया लोगों के बुनियादी हुकूक प्रैक्टिकली आप यूं समझें कि मुअत्तल हुए हैं। मैं कोई खुशखबरी अभी अवाम को देने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ, अदलिया अगर स्ट्रांग हो जाए, अदलिया कंप्रोमाइज सिचुएशन पे ना जाए, तो इस मुल्क में जमहूरियत भी होगी, बुनियादी हुकूक भी बहाल होंगे और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। आज हम ये अंजाम देख सकते हैं
कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर जेल में पड़ा है और जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके पास सारे सबूत हैं, वो 16 महीने में आते हैं, वो ड्राई क्लीन होते हैं और उनके मुकदमात नैब केसेस की वजह से वो सारे के सारे वापस हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक उम्मीद बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अदलिया से है कि वो इस वक्त आज़ाद अदलिया के तौर पर अपना चेहरा सामने लाएंगे, तारीख में जिंदा रहेंगे, वो नैब लॉस भी खत्म करेंगे जो इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए पर्सन स्पेसिफिक बनाए थे, और जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर साख बाकी रखनी है, नैब ने उनको एक रास रिपोर्ट लाना चाहिए साहब के दायरे में, जिन्होंने पिछले 16 महीने करप्शन की या उससे पहले जो कुछ होता रहा है उन सबको एक रास। अच्छा शुएब शाहीन साहब, एक चीज समझाइएगा, CCI की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है नई हल्का बंदियों के लिए, लेकिन वो जो मंजूरी है वो उसके कानूनी तनाजुर के ऊपर क्या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि जहां पर 2 मुंतखब वज़राए आला मौजूद नहीं है और वो निगरां वज़राए आला है, तो उसकी मंजूरी जो है क्या वो चैलेंज हो सकती? लेकिन पहली बात तो ये चैलेंज हो चुकी है, PTI भी चैलेंज इसको करेगी और बार के सदर ने उसको चैलेंज कर दिया है। पहली बात तो यह है कि आइन की रूह यह है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कोई पॉलिसी डिसीजंस बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज आपके केस की मिसाल दी, और जो आइन की तशरीह है और आइन की जो रूह है। जो अनइलेक्टेड हैं, मेजर पोर्शन के पंजाब और KP की अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठ के हमारा फैसला कर रहे हैं। भाई आपको अख्तियार किसने दिया है? आप यहाँ बैठे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो कहते का 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद तो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा पब्लिक का 15 करोड़ अवाम का या 18 करोड़ अवाम का, KP और पंजाब का आप फैसला कैसे कर सकते हैं? और आपको अख्तियार किसने दिया है? और जब वो अख्तियार ही नहीं है उनके पास फैसला साजी का, तो उसकी कंपोजिशन ही इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके बाद अब मैं आ गया हूँ, आर्टिकल 224 में किसी जगह नहीं है कि मरदमशुमारी के वो इंतजार करेंगे। हाँ, जब असम्बली मौजूद हो और वो मरदमशुमारी डिलिमिटेशन करें उसकी बुनियाद पर, और डिलिमिटेशन के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों की कमोबेश करना होता है कि किस जगह बढ़ाने किस जगह कम करने आर्टिकल 61 के तहत। वो तो आपकी असम्बली नहीं है, वो किसी जगह आर्टिकल 218 हो या 224 हो, किसी जगह मरदमशुमारी का कोई जिक्र नहीं है, ना ही डिलिमिटेशन उसके साथ कंडीशनल है। ये इलेक्शन कमीशन किसी के आसरे पे, किसी के इशारे पे चल रहा है। और पिछले हफ्ते जो इसके खिलाफ फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, और वो जो पंजाब का इलेक्शन नहीं कराया, और जो उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग जो 30 अप्रैल की डेट थी उसको 8 अक्टूबर कर दी, ये फ्रॉड ही था। किधर है अब 8 अक्टूबर को हो रहे हैं इलेक्शन? ये उनका सिर्फ फ्रॉडुलेंट एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि इन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है, जमहूरियत को पटरी से उतारा है। साथ लिखा इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो लेकिन वो बड़े मजे से बैठे हुए हैं, ना उनको शर्म आई कि वो रिजाइन करें, ना उनको ये एहसास हुआ कि उनकी क्रेडिबिलिटी। शुएब शाहीन साहब, एक फैसला आया जिसके बाद ये बहुत से कानूनदानों ने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहुत से कानूनदान जो है उन्होंने ये बात कही। मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग कह रहे हैं जी नहीं, मियां साहब का उस फैसले के हवाले से मियां साहब की ज़ात पर उसका इतलाक़ नहीं होता और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो फैसला किया है पार्लियामेंट ने 5 साल सज़ा का, वो उनकी पूरी हो चुकी है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, आइनी तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या कोई और ऐसा पहलू है जिससे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू ना करे, उन्होंने तशरीह की थी आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की, उसके अंदर टाइम बाउंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करते हुए ये डिक्लेयर किया था लार्जर बेंच ने कि ये जो है आइन की शेक आर्टिकल 62(1)(f), इसके तहत जो नाअहल होगा वो ताहयात नाअहली होगी। अब ये अगर चाहते तो इसमें आइन की उस प्रोविजन को चेंज करते और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते और उसमें ये लिखते नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम इस आइन की इस प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं, फिर 2/3 मेजॉरिटी की जो उसके लिए चाहिए, फिर तो ये बात दुरुस्त होती। लेकिन आप आर्टिकल 62(1)(f) को एक इलेक्शन एक्ट के जरिए या एक सिंपल कानून साजी के जरिए आप चेंज करते हो, कहें जी 62(1)(f) में जो नाअहली होगी वो 5 साल के लिए हो जाएगी। अच्छा शुएब साहब, वो कहते हैं कि इस ज़िमन में आइन खामोश है, तो अगर ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर उसकी तब्दीली कर दी जाती है और आइन के अंदर नहीं की जाती तो वो तो मंजूर होगी।
नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने उस शेख की इंटरप्रिटेशन कर दी है जो कि फील्ड में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिव्यू नहीं किया। लेकिन जो कानून साजी आप तब्दील कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, अभी ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर, उसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि कोई चीज जो आइन में तरमीम की जरूरत है उसको सादा कानून साजी के जरिए अगर आप चेंज करेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि आर्टिकल 8 के खिलाफ वर्जी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी होगी। अगर उसको चेंज करना मकसद है तो वो करते विद द जजमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील किए बगैर सिंपल कानून साजी के जरिए चेंज कर देना, वो आइन की तरमीम तस्वुर नहीं होगी और ये उसको ओवरराइड नहीं करता, आइन उसको ओवरराइड करता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवरराइड करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल शुएब साहब, ये जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से, बिलखुसूस पंजाब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अब उसके ऊपर अमल दरामद तो अब तक नहीं हुआ, तो क्या कोई नोटिस भी नहीं होगा? देखिए, अमल दरामद ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो जिन्होंने जराइम किए हैं, जिन्होंने गैर आईनी हरकतें की हैं, वो अपने जुर्म से बरी और जिम्मा हो गए हैं। जुर्म आज भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और उनको सजा मिल सकती है। और ये बात तयशुदा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा ना दी तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो साख है वो कमजोर होगी। एक कमजोर आदमी के खिलाफ तो आप फैसला दें और 5 मिनट में उसको इम्प्लीमेंट कर दें। एक ताकतवर तबके और हल्के और ऐसी पोलिटिकल पार्टीज जिन्होंने आपकी जजमेंट का मजाक उड़ाया है, पार्लियामान में खड़े होकर आपकी कंडक्ट जजेस को डिस्कस किया और लाइन किया आर्टिकल 68 की वायलेशन में, तो अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लेना तो फिर आम आदमी जो है वो भी फिर आपका हुक्म नहीं मानेगा, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन न ले। मेरा ख्याल है जुर्म आज भी मौजूद है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को अब नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, जुर्म आज भी मौजूद है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंद मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं, निगरान सेटअप जो है वो तश्कील पाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का मंजरनामा अभी तक वज़ा नहीं हो रहा। जिन्होंने मरदमशुमारी के ऊपर दस्तखत किए थे, किन यकीन दहानियों के ऊपर किए थे। अभी जो बातें की जा रही हैं कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और कहीं किसी तरफ से ये आवाज़ उठती है कि अगर इसको तूल दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन आईन पाकिस्तान से रूगर्दानी करेगा। तो माजी करीब के अंदर ये जब तमाम कानून साजियाँ या तमाम मामला तय पा रहे थे तो किन यकीन दहानियों पर पाए गए हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तैमूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हमें कहा यह गया है कि किसी भी नई नशिस्त का इजाफा नहीं किया जाएगा और हल्का बंदियां पुरानी ही होंगी, इस वजह से हमने मरदमशुमारी के अंदर मंजूरी के लिए हामी भर ली। लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं, क्या ये पहले से मालूम नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे अब जब अब कहते हैं ना कि साबिका वज़ीर, तो मुझे थोड़ा झटका लगता है, पर याद आता नहीं यार 5 साल पूरे हो गए लग रहा है मुझे। हम आगे से कहेंगे आने वाले वज़ीर। देखिए जी, हमसे बड़ा एक क्लियर बातचीत हुई थी और हमने इसी बात पे एग्री किया था CCI की मीटिंग में सेंसस पर कि बड़ा वाज़े दो टोक बात थी कि लेट नहीं होगी, और लेट इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम इनको एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं सेंसस को, पर हम इस पे नई हल्का बंदियां नहीं करेंगे। तो अब जो है सो किससे कहानी तब्दील हो गया। पहले भी पार्टी में लीडरशिप को थोड़ा शक शुबा था कि ऐसे कहीं हो ना जाए, क्योंकि उनकी बड़ी दूर दराज की सोच होती है, पर वाकई जो हमारा जो था खौफ वो बाकी सामने सच आ गया। हमें समझ नहीं आ रही कि सेंसस की अभी इतनी अशद ज़रूरत क्यों और कैसे है। सबसे पहली जो हमारी होनी चाहिए प्रायोरिटी वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे इलेक्शंस हैं, अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं होते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको सेंसस कराने हैं या नहीं कराने। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, बाकी चीज़ जो है वो सेकेंडरी है। उसके बाद ये सेंसस की हल्का बंदियां अभी भी हो सकती हैं, बाद में भी हो सकती हैं, पर इलेक्शन को डे करना एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तैमूर भाई, अगर ये इलेक्शन डिले हो जाते हैं जो नज़र आ रहा है,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक जाएगी, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा, और मौजूदा जो एक सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दायर हो चुकी है, क्या पीपल्स पार्टी भी इसमें फरीक बनेगी? देखिए जी, उस पिटीशन में तो हम बिल्कुल भी फरीक नहीं बनेंगे। हम पहले बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इन हेस्ट और जल्दबाजी में हमने कभी फैसले नहीं किए। हमने हमेशा हर चीज़ सोच समझ के की है, क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान है, हमारी सियासत नहीं है। पर कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसकी इम्पोर्टेंस इन चीज़ों के बराबर है। तो हम ऑफकोर्स पहले बातचीत करेंगे। हम समझते हैं कि अगर वो हमसे किसी बात पे एग्री करते हैं इलेक्शन जल्दी कराने में, अगर वो एक मिनिमम पीरियड देते हैं, अगर इस टाइम पीरियड को थोड़ा कम करते हैं और हमें उस चीज़ की गारंटी मिलती है जो हमें काबिल कबूल है, तो हम कोर्ट से गुरेज करेंगे। पर अगर गारंटी किधर से लेनी है आपने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जब नई मर्दमशुमारी हो जाए, वो जब भी हो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है बल्कि वो पाबंद है नई हल्का बंदियां करवाने में। देखिए, अगर यही स्टांस इलेक्शन कमीशन का रहा तो फिर तो मजबूरन शायद हम कोर्ट चले जाएं, हो सकता है हमारी लीडरशिप ये फैसला करे। पर अगर हमें बैठ के एक डेट गारंटीड मिलती है, एक डेट अगर 90 दिन की नहीं है तो कुछ थोड़ा सा लंबा पीरियड तो फिर हम सोच सकते हैं, वरना अगर और कुछ भी नहीं हुआ तो शायद मजबूरन हमें भी जो है कोर्ट जाना पड़े। पर हम इस पिटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना अलग से पिटीशन करेंगे अगर हमने ये फैसला किया। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। आज पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने ये बात कही है, अफजल चंद साहब ने, कि आसिफ अली जरदारी साहब नवाबजादा नसरुल्लाह साहब वाला रोल अदा कर सकते हैं। वो तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक नया सिलसिला बना सकते हैं और इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं उसमें वो अपना एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। क्या जरदारी साहब इस पे काम कर रहे हैं? जरदारी साहब तो आपने देखा होगा, इस पाकिस्तान दुश्मन साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी से भी तभी जान छुड़ी जब सदर आसिफ अली जरदारी ने बैठ के और अपना ग्रेस दिखाई कि हम उनकी मदद करने को सबके साथ तैयार थे। वही वो शख्स जिसने बैठ के सारी जमातों को वन पेज पर लिया, वही थे जो मास्टरमाइंड थे हर चीज़ के पीछे। तो अब भी मैं समझता हूँ एक ही शख्स है जो कि ये किरदार अदा कर सकता है, वो आसिफ अली जरदारी साहब ही हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। एंड आप देखेंगे अगर इस बात पर अड़े रहे तो ये जो है मुश्किलात पेश आएंगी इलेक्शन कमीशन को भी और हमारी केयरटेकर हुकूमत को भी। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये जो कानून साजियाँ हुई आखिरी दिनों के अंदर, जिसके बारे में रज़ा रब्बानी साहब भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या है? क्या आप सब लोगों की मुशावरत इसमें शामिल थी या मुशावरत के बगैर ही ये कानून साजियाँ जो हैं वो उजलत में की गई? देखिए, बहुत जल्दबाजी में ये काम हुआ, बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी थी, टाइम बहुत कम था, पर उसके बावजूद काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमने रोकी और हम वापस लेके गए कमेटीज़ के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हेस्ट में हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो पार्लिमानी तरीक़ेकार नहीं होता। टाइम दिया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, फिर पास किया जाता है। तो कुछ चीज़ों में हम कामयाब हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि उनको वापस रिवर्ट कराया, उनको रोका, उनको कमेटीज़ में। कुछ चीज़ें थी जो हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। क्या निगरान सेटअप जो बन चुका है अब, इस पे पहले खुर्शीद शाह साहब का बयान आया कि ये नाम तो शामिल नहीं था और हमसे कोई राय नहीं ली गई थी इस नाम के हवाले से, आप क्या कहते हैं? राणा साहब, मैंने आपसे भी यही थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट जरदारी की जो सोच है बहुत वसी है, बहुत आगे तक जाती है। इसी वजह से जब ये कंसल्टेशंस चल रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ऊपर भेज दिया गया था कि अब जो है ये फैसला हम छोड़ते हैं लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर। जो भी नाम पर ये एग्री करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि शायद हमें अंदाज़ा था कि कैसे हो रहे, पर ओवरऑल ये एक अच्छा फैसला था, एक अच्छा नाम आया है। मैंने कहीं भी नहीं सुना शहबाज शरीफ साहब को या अपना लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहते हुए कि ये नाम उनके खिलाफ था। पर ऑफकोर्स एक अच्छा नाम आया है, एक पढ़ा लिखा शख्स है, बलूचिस्तान का पठान पश्तो स्पीकिंग जो है एक सिटीजन है हमारा पाकिस्तान का, और अभी तक हमें जो उसमें से वाइब्स आ रही हैं, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, जो सिंध की काबीना है उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, या जो नाम शामिल होंगे उनके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं किसी को? देखिए जी, जो नाम प्रपोज हुए हैं उनमें तकरीबन जो नाम सामने आए हैं
अच्छे नाम हैं, चाहे हमारी साइड से हों चाहे दूसरी साइड से हों। तो मैं समझता हूँ कि इस पे डिस्कस करना अभी थोड़ा टाइम से पहले हो जाएगा। यूँ ना हो किसी ऐसे को उम्मीद दे दें जो आखिरी टाइम पर हट जाए, या किसी ऐसे का नाम ले लें जिसको सरप्राइज मिल जाए। तो लेट्स वेट लिटिल मोर टू सी दैट। तो इसको आपको नजर क्या आ रहा आइंदा इलेक्शन सिंध में MKM से पीछा पड़ेगा या बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन ले जाएंगे? सिंध के सूबे में तो आपको पता है कोई ऐसी सीट रही नहीं है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ना जीत सके। चंद सीटों पर मुकाबला होगा MKM के साथ कराची में, चंद सीटें जो पहले से नंबर बहुत कम हो गया है अब। और उसके अलावा आपको पता है पूरे सिंध की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स से आए हैं, पार्टी से आए हैं। जो भी तहसील के चेयरमैन हैं, जो भी सब पीपल्स पार्टी के हैं। यूनियन काउंसिल जो है 97% जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। तो उसके बाद भी यही रेशो होगा, 97 to 3% अभी है, 97 to 3% आगे भी होगा। तो वी हैव नो, बहुत हमने काम किया है। यानी अगला इलेक्शन जो है उसमें टफ मुकाबला किसी और पार्टी से दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ना शर्ती इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मसाइल का अंबार लगा हुआ है और हमें कभी कभार ये लगता है कि हम किसी मसाइलिस्तान के अंदर हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें हल ढूंढना होते हैं। कुछ हल हमारे अंदर मौजूद होते हैं और कुछ हमें कुर्बो जवार से मिलते हैं। हम मुशाहिदात की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं लेकिन मुशाहिदे जो हैं वो जहन के ऊपर कोई नकूश नहीं छोड़ते। एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो एक पुलिस एहलकार की है जिसे रोकने की कोशिश की जाती है। एक यूट्यूबर की जानिब से वो रोकने की कोशिश करता है, उसके साथ वार्डन्स भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं और अलकाबात से नवाजा जाता है और फिर वो उसको मुक्के मारता हुआ वहाँ से रवाना हो जाता है। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि कुछ नाम नहाद सहाफ़ी होते हैं जो यहाँ पर जाकर लोगों को रोकते हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक यूट्यूबर को किसने इख्तियार दिया कि वो किसी आम पुलिस वाले को या किसी को भी रोक के पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम सिर्फ निशानदही करना है, उस पर एक्शन लेना हुक्काम बाला का काम है। अब दूसरी तरफ का मंजरनामा भी कुछ आ रहा है। राना साहब से इस खबर के पहलू को जानते हैं और अभी जो बात मंजर आम पे आई है वो ये है कि इसको पागल डिक्लेयर करके पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। क्या असल में ये पागल है राना साहब? देखें, पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी सहाफ़ी को, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो किसी टीवी चैनल या अखबार का सहाफ़ी, हमारा काम निशानदही करना है, हमारा काम रोकना नहीं है। ये रोकना हमारा काम नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है और ये कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। हम निशानदही करें। अब उस सहाफ़ी का कहना है कि जो मैंने रोका, ये हेलमेट के बगैर जा रहा है, बाकी हेलमेट के बगैर जाए तो पकड़ लिए जाते हैं, ये हेलमेट के बगैर जा रहा है, ये इसका कहना नहीं बनता था। ये फुटी चलाता, फुटी चला के हकामे वाला से कहता है जी इस पर एक्शन होना चाहिए। वार्डन साथ में मौजूद है, उनसे कहते हैं कि रोके। हाँ। ये गलत किया। लेकिन इसमें जो अगला सीन है ना, देखें, इसमें उसकी गालियाँ हम सुना नहीं सकते, उसकी गुफ्तगू हम सुना नहीं सकते। वो उसने पुलिस के नंबर 1 से लेकर नीचे तक जो अल्फाज बोले, जो इनको अल्फाज बोले, जो बाकी लोगों को अल्फाज बोले। अब मामला ये हुआ कि वो जिसका भी नाम लेता रहा वो उसको अल्फाज बोलता। वो ये इतनी बचत होगी कि वो बार बार नाजरीन कह रहा था, नाजरीन को कोई अल्फाज नहीं बोलता। और यार सर मजे वाली बात यह है कि अब डिक्लेयर कर दिया गया कि जनाब ये शख्स जो है, ये कच्चे के इलाके में एक ऑपरेशन हुआ, गाड़ी उल्टी, इसके दिमाग को चोट लगी, उसके बाद इसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब हुआ, फिर बीच में ये ठीक हो गया। अब ये इस्लामपुरा थाने में तैनात था। कितने साल पहले की वो बात है? 8 साल पहले की। अब ये थाना इस्लामपुरा में था और इनके 10-12 दिन पहले इसकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई और 15 दिन से ये कर रहा था। अब मुझे एक बात बताएं, अब इसे पागल डिक्लेयर कर दिया गया। मेरा ख्याल है पूरी कौम को पागल डिक्लेयर कर दिया गया। आप पागल, मैं पागल, सारी कौम पागल हो गई है। मुझे एक बात बता दें मोहतरम मेरे पुलिस अफसरान, चूँकि लाहौर के DIG के मतलब मैं कहता हूँ ये डेड ऑनेस्ट आदमी है। मुझे एक बात बता दें, एक शख्स को ये पता है कि मैंने पुलिस की वर्दी पहननी है, एक शख्स को ये पता है कि मैंने मोटरसाइकिल चलानी है, एक शख्स को ये पता है कि मैंने लाहौर में चल फिर के उस मोटरसाइकिल में जा के रास्ते कैसे पता है, उसके बाद घर अपने पहुंचना है, रात घर में रहना है,
फिर इसने सुबह निकल जाना है, फिर इसने घर आ जाना है। वो कौन सा ऐसा पागल है जिसे मोटरसाइकिल चलानी भी आती है, जिससे रास्ते भी आते हैं, जिससे गंदी गालियां भी देनी आती है, जिसने मोटरसाइकिल किसी में मारनी नहीं, जिससे वर्दी पहननी भी आती है, जिसने शूज भी पहन रखे हैं। अगर ये पागल था, 10 दिन पहले ये पागल था, 15 दिन पहले ये पागल था, ये पुलिस एहलकार है, इसके हाथ में पिस्टल भी हो सकता था, ये किसी जगह फायरिंग कर सकता था, किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, तो उस वक्त इसको क्यों नहीं पागल खाने दाखिल करवाया गया? उस वक्त इसको क्यों नहीं इसके इलाज के लिए भेजा गया? ये अपने घर के अंदर खुदा न हादसा कर देता, किसी और जगह हादसा कर देता। लेकिन असल मामला ये है, ये पागल नहीं था, पागल हम सब हैं, पागल ये कौम है जिसको ये मामू बना दिया गया। अगर मामू नहीं बनाया गया तो फिर इन 10 या 15 दिनों का यासर कौन जवाब देगा? मुझे बताएं ना, कौन जवाब देगा? क्या एक आम आदमी को गाली निकालने का हक है? बिल्कुल नहीं है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है और पुलिस के अफसरान जो दिन रात हमारे लिए ड्यूटी देते हैं, उसको गाली निकालना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। तो ये चूँकि पुलिस की वर्दी में है, इसकी गालियाँ आपने सुन ली, इसका सारा कुछ आपने सुन लिया, इसका मारना आपने सुन लिया, इसका करना सुन लिया, और कह दिया गया जनाब कि ये पागल है। और ये पागल, और कैसा पागल है कि वो आराम से पागल खाने भी चला गया। कैसा पागल है कि वो लाहौर शहर की सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाता है और इशारा भी नहीं तोड़ रहा। हाँ, हेलमेट नहीं पहनता, वो तो बहुत से लोग नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहना उसने, बाकी वो सारा कुछ ठीक कर रहा है, बाकी उसे सारा कुछ सड़क पे रुका नहीं। और पागल खाने की जो तस्वीर है वहां पे वो चुपके से बैठा, चुपके से बैठा। जरा वो तस्वीर भी दिखे ना, हमने बाकी तस्वीरों के ऊपर बिल्कुल वो लगा दिया है कि ताकि बाकी नारे। ये बैठा हुआ है और इस बैठे हुए में आप देखें, गौर करें, शूज़ भी उसने वही पहने हुए जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के हैं, वर्दी भी उसने वही पहनी है जो पुलिस की है। जब आप किसी को पागल खाने दाखिल करवाने जाते हैं तो उसके कपड़े ही तब्दील कर लेते हैं। जनाब, मैंने वो प्रेस रिलीज पढ़ी, वो मैंने टिकर पढ़े तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा नहीं यार, पागल असी सारे हैं, हम सब पागल हैं। यस सर, हम सब पागल हैं। एक तरफ हम सब पागल बैठे हैं, हमें पागल बना दिया गया है, और यही काम अगर किसी और शख्स ने किया होता तो उसे इबरत का निशाना बना दिया होता। तो ये एक चीज़ है, उसे रोका गया, उसे पता है मुझे रोका गया, उसे पता है मुझे रोका गया, उसे पता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन है वो पागल, इसलिए कि हम पागल हैं, सारी कौम को पागल बना दिया। दूसरी तरफ एक और आप वीडियो देखें, इसका जवाब कौन देगा? मुझे पता है FIR शायद दर्ज हो चुकी हो, शायद उस वीडियो की FIR दर्ज हो चुकी हो। हम देखते हैं कि ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि एक सियालकोट के अंदर कह रहे हैं जी, वो बाकायदा एक पुलिस इंस्पेक्टर कहीं जाता है, पुलिस की वर्दी में जा रहा है, पुलिस के लोग उसके साथ हैं, तो वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, किस तरह उसको मारा गया, किस तरह उसको गालियाँ निकाल ली गई। ये ऐसा इंस्पेक्टर है, SHO है, तो क्या उन तमाम गार्ड्स को उठा लेना नहीं चाहिए था? क्या उनके साथ एक इबरतनाक सलूक नहीं करना चाहिए था कि पुलिस की वर्दी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए? क्या ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये आप गौर करें ना, ये हुआ क्या? हुआ ये कि उस बंदे को ले गए, मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। DPO सियालकोट चूँकि उम्रे पे गए हुए हैं और वो बड़े इस मामले में बड़े डेड ऑनेस्ट है और ठीक है, स्टैंड लेते हैं, RPO भी स्टैंड लेते हैं, हैदर अशरफ जो है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, क्या ये हाउसिंग सोसाइटी वाले जो भी थे या कोई और इतना तगड़ा है कि जिसने सरेआम आप देखें ना पुलिस को मार पा रही है, किसी और को नहीं पा रही? ये SHO है जिसको मार पा रही है। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पता नहीं, हुआ भी होगा तो एक FIR हुई होगी, अगर हुआ मेरी इत्तला है कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो एक FIR होगी FIR, मैं नहीं कहता नहीं होगी FIR। लेकिन ये जुर्रत किस तरह हो गई पुलिस की वर्दी में और सामने खड़े लोगों के पास वेपन है, असला है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक तरफ पुलिस वाला रवैयों में पागल करार दे देते हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले को मार पा रही है। और ये रवैयों में तब्दीली जो है, इस पर एक्शन किस तरीके से होना चाहिए और जहन साजी में तब्दीली की क्या ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह मैंने सब कहा था कि सबसे पहले हमें एक कौम बनना पड़ेगा, हमें अपने इदारों का एहतराम करना पड़ेगा, अदारों का एहतराम करना पड़ेगा। सियासी जमातें जो हैं उन्हें एक पेज पे आना होगा और इंसाफ देना होगा। सबको इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी होगी, तगड़ा हो कमज़ोर हो कोई भी हो, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। जो जुर्म करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए,
जो मुजरम हो उसको जेल में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये तगड़ा है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ सियासतदान का रिश्तेदार है, ये फ़लाँ का रिश्तेदार है, ये फ़लाँ वाला है, ये फ़लाँ वाला है, ये फ़लाँ वाला, ये नहीं होना चाहिए। जब हम एक कौम बन जाएंगे, कौम उसी सूरत में बनेंगे जब इस मुल्क में इंसाफ होगा, जब इस मुल्क में एहतसाब होगा, जब इस मुल्क में अदारों की इज़्ज़त और अदारों की रिस्पेक्ट होगी, जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, जमहूरियत जो है वो अपनी असल शक्ल में होगी, उस वक्त आपको ये नज़र आ जाएगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अब मैंने तो आपको हमने तो दोनों तस्वीरें दिखा दी ना। एक तरफ एक पुलिस एहलकार क्या कर रहा है और उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया है। 10 दिन 12 दिन से वो पागल सड़कों में फिर रहा था, 10 दिन से 12 दिन से बकौल पुलिस के वो सारा कुछ कर रहा था, लेकिन उसको पूछने वाला कोई था। ये वीडियो भी सामने ना आती तो शायद वो 6 बंदे मार देता। अगर वो पागल था तो फिर भी कहना था पागल है, चलो जी तो छोड़ दो। पागल को तो सजा नहीं ना मिलनी। एक सर्टिफिकेट है ना जो आज इन्होंने दिया है सारे मीडिया को, तो क्या वो पागल नहीं थे? एनओसी दे दिया गया। क्या वो भी पागल थे जो किसी घर में जाके कहते थे, मैं वो अल्फाज यहाँ पे कहना नहीं चाहता यासर साहब, जिसकी इंक्वायरी लगाई हुई है इन्होंने, क्या वो भी पागल थे? क्या एक अरसलान की गिरफ्तारी के बाद, रिहाई के बाद फिर उस घर में जाके जो कहते थे बकौल उनके घर वालों के कि ये अल्फाज कहते थे, वो क्या वो भी पागल थे? यहाँ पे कुली तौर के ऊपर जहन साजी तब्दीली की ज़रूरत है और मुस्बत सम पूछने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर हम तनज़्ज़ुली की इस हद तक गिर चुके हैं कि उठना हमारे लिए मुश्किल है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।